हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो कूलम्स लॉ क्या है? हमारे पास अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है r, तो जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है दोनों के बीच में F, वो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसे कंबाइन करें तो हम देखेंगे कि हमें मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। इस केस में इस कांस्टेंट की एक खास बात है। वैसे तो ज्यादातर सभी कांस्टेंट्स हम के से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, लेकिन इस कांस्टेंट में एक ऐसी बात है जो कि मीडियम टू मीडियम ये वेरी करता है। अगर मैं बात करूं फ्री स्पेस की, जिसे हम वैक्यूम भी बोलते हैं, एंड इट इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू एयर एज फार एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज आर कंसर्न्ड। तो फ्री स्पेस के केस में ये जो के होता है हमारा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, एंड यूनिट्स हम यहां से निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड चार्ज की यूनिट है कूलम, सो दिस इज कूलम -2। ये हो गई के की वैल्यू। इस के को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। ये एप्सिलन नॉट क्या है? पहले इस सिंबल को बना के लिखते हैं। दैट इज, दिस इज एप्सिलन नॉट। एप्सिलन नॉट इसको बोलते हैं, और ये होती क्या चीज है? ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि फ्री स्पेस के थ्रू किस तरह से दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं फ्री स्पेस की जगह पे कोई मीडियम चूज करूं, कोई भी दूसरा मीडियम जो फ्री स्पेस से अलग हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन, फॉर दैट मैटर एनी अदर मीडियम वेयर ये दो चार्जेस रखे जा सकें, तो उस मीडियम के लिए मेरा जो एप्सिलन नॉट होगा, वो एप्सिलन नॉट ना रह के अब एप्सिलन बन जाएगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, और साथ साथ इस के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा? तो हमें एप्सिलन और एप्सिलन नॉट के बीच में एक रिलेशन चाहिए, राइट? तो आप देखिए, अगर मैं फ्री स्पेस में फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूं बाय एफ नॉट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैंने क्या किया? के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलन नॉट सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मीडियम में मेरा जो फोर्स होगा, फोर्स इन द मीडियम, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नोट कीजिए, मैंने सेट ऑफ चार्जेस नहीं चेंज किए, और मैंने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी नहीं चेंज किया। सिर्फ फ्री स्पेस से मीडियम चेंज होने के कारण एप्सिलन नॉट जो है वो एप्सिलन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारे पास एफ नॉट अपॉन एफ एम का अगर हम रेशियो लें, तो हमें क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि इसमें ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, ये रेशियो फ्लिप हो जाएगा और हमें मिलेगा एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट। दैट मीन्स एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट का जो रेशियो है वो
एफ नॉट अपॉन एफ एम के इक्वल है। एंड इस रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट आर। दिस आर स्टैंड्स फॉर, इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये बेसिकली हमें बताता है कि परमिटिविटी का रेशियो क्या है of the medium to the free space, that is called relative permittivity. And तो हमने सीखा कि F नॉट अपॉन एफ एम is relative permittivity, and this is also equal to a bold italics K, which is called the dielectric constant of the medium। एक पर्टिकुलर मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो ये बताता है कि उस मीडियम में रखे गए चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन किस टाइप का होगा, कितना एक्सटेंट होगा उस इंटरेक्शन का, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो एफ नॉट अपॉन एफ एम है, ये किसके इक्वल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और इन द अदर वर्ड्स, द फोर्स इन द मीडियम, इट इज इक्वल टू द फोर्स in the vacuum over the dielectric constant। देखिए इस रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट मीन्स मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम में लगने वाली फोर्स से कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर के लिए अराउंड 81 होती है। दैट मीन्स दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखे जाने पे जितना फोर्स होगा, उसको वाटर में रखे जाने पर वो फोर्स 1/81 टाइम्स कम हो जाएगा। राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दिस इज व्हाट कूलम्स लॉ टेल्स अस। राइट, अब बढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली हमसे ये कहता है कि अगर मेरे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, अगर मैं इस चार्ज पे फोर्स निकालने की कोशिश करूं ड्यू टू मेनी अदर चार्जेस जो इसे सराउंड करके बैठे हैं, मतलब Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, तीन चार्जेस ले लिए फॉर हमने। फॉर एग्जाम्पल Q1 से Q नॉट, Q2 से Q नॉट एंड Q3 से Q नॉट, हमने ये डिस्टेंसेस भी डिफाइन कर दिए, R1, R2 एंड R3। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स Q नॉट पे लगेगी Q1 की वजह से, दैट विल बी FO1, that is the force on the Q naught due to the first charge. The force on the not charge due to the second charge, if will be F naught 2 plus F naught 3 तीसरे चार्ज की वजह से। इन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। अब ये जो Q1, Q2, Q3 है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। द साइंस कैन बी बोथ वेज। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं। इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे चार्जेस हैं Q। ठीक है, और इस स्क्वायर का जो साइड डिफाइंड है वो है A। आपको बोला गया कि इनमें से किसी भी एक चार्ज पर आपको नेट फोर्स बताना है कितना होगा। तो मान लीजिए आप ये वाला चार्ज लेते हैं, आप इनको नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। तो आप मान लीजिए डी पे रखे हुए चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, इट विल बी
के, देखिए ए पे चार्ज है क्यू, डी पे चार्ज है क्यू, तो प्रोडक्ट हो गया क्यू स्क्वायर। ए एंड डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे, बिकॉज दोनों चार्जेस के बीच में होगा रिपल्शन, और repulsion would be along the line joining the two charges. So this will be the FDA. Similarly, FDC, it will be along DC and away from point D, ऊपर की तरफ। C पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पे फोर्स अवे जाएगा, क्योंकि अगेन इन दोनों में भी रिपल्शन होगा। इट विल बी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। जब मैं देख पा रहा हूं कि दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो मैं दोनों को एक सिंगल सिंबल से डिनोट कर सकता हूं, दोनों को एफ नॉट के इक्वल लिख दूं। अब इन दोनों का आप देखिए, दो वेक्टर्स फोर्सेस हैं, ये मेरे 90 के एंगल पे इंक्लाइंड हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इट विल बी, you complete the parallelogram and the diagonal of the parallelogram will be the resultant. This is equal to FDAC, force on the charge at D due to the combination of both the charges at A and C. So that means मेरा FDAC जो हो गया, that would be equal to under root of F naught square plus F naught square plus 2 F naught cos 90. It is the same old vector formula which we have done in class 11 when we used to find out the resultant between two vectors inclined at an angle theta, right? Cos 90 जीरो होता है, तो हमारे पास ये जो टोटल टर्म है ये जीरो हो गई, और हमारे पास ये बचा अंडर रूट ऑफ 2 एफ नॉट स्क्वायर, दैट इज रूट 2 एफ नॉट, दैट इज रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं फोर्स निकालूं डी पर चार्ज बी की वजह से, ये अभी रह गया ना, तो ये भी तो करना पड़ेगा। तो बी एंड डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, इफ द साइड इज ए, द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज रूट 2a, राइट? सो एफ डी बी क्या हो जाएगा, इट विल बी के क्यू स्क्वायर ओवर रूट 2a होल स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर। और ये भी इस डायगोनल के अलोंग अवे जाएगा, बिकॉज ये भी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो इसको मैं एक अलग कलर से दिखा देता हूं। सो दिस विल बी माय एफ डी बी। अब ये देखिए, एफ डी बी एंड एफ डी ए सी, दे आर इन सेम डायरेक्शन, सो देयरफॉर एफ नेट विल बी एफ डी ए सी प्लस एफ डी बी। अब हमें एंगल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर इन द सेम डायरेक्शन, एंगल इज जीरो, तो cos जीरो इज एनीवे 1, सो दिस बिकम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 2, राइट? 1/2 यहां पे रह गया और रूट 2 यहां से आ गया, सो दिस इज द नेट फोर्स of this charge D due to the combination of the rest of the three charges. तो क्या है ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज एक सिंगल चार्ज पे अगर हम नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस अराउंड इट्स विसिनिटी, इस प्रॉपर्टी को, इस तरीके को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ रीजन ऑफ स्पेस जो कि एक चार्ज के अराउंड बन जाता है, जिसमें कि वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सके। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? E, and it is defined as the force experienced by a test charge placed in the vicinity of the main charge. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास एक मेन चार्ज Q है, जिसे मेन चार्ज क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज ये वो चार्ज है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। दिस इज दैट चार्ज। इसके अराउंड एक ऐसा रीजन बनेगा जिस रीजन में आपका कोई भी दूसरा चार्ज आप लेके आए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? तो आप कहते हो कि इस चार्ज से डिस्टेंस r पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज इसलिए बिकॉज ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये सिर्फ उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा, राइट? नाउ अगर मैं इस कैपिटल Q एंड Q नॉट के बीच में कोलम्बिक फोर्स को डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा? अभी हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, K Q Q नॉट बाय R square, product of the charges and inverse proportional to the square of the distance. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज force experienced per unit test charge under the limit Q naught tends to zero because this Q naught is a test charge. Q naught की जो वैल्यू है वो कैपिटल Q के मुकाबले बहुत कम है, राइट? सो दैट ये ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये अपना कोई फील्ड जनरेट नहीं करेगी। सो F अपॉन Q नॉट क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज कैपिटल Q की वजह से डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पॉइंट पे तो हमने निकाल दिया, पर अगर मुझे किसी भी रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो और मेरा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ये पॉइंट चार्ज ना होके कुछ और हो सकता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है। जैसे कि इस क्यू नॉट पे कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स लगेगी अवे, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो क्यू नॉट पे चार्ज अवे लगेगी। ठीक है, अगर ये कैपिटल क्यू नेगेटिव चार्ज होता तो क्यू नॉट पे फोर्स टूवर्ड्स लगती, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन और क्यू नॉट की यूनिट कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल लाइंस हैं या हाइपोथेटिकल कर्व्स हैं। दे आर hypothetical curves tangent to which at every point gives the direction of electric field at that point। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप कहते हैं
कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि एक कर्व फॉर्मेट में है, तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स बनेंगे, मान लीजिए पॉइंट ए है, यहां जो टेंजेंट बनेगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए की डायरेक्शन। जो पॉइंट बी होगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी की डायरेक्शन। लेकिन मैं टेंजेंट उसी तरफ क्यों बना रहा हूं? बिकॉज मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसमें एरो इस तरफ गिवन होना चाहिए, तभी मैं टेंजेंट उसी डायरेक्शन में बना सकता हूँ। टेंजेंट कभी उल्टे डायरेक्शन में नहीं बनेगा। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट वुड बी टेंजेंशियल टू द पॉइंट एट विच यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उनको देखते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस लाइंस होती हैं, ये पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, ये क्लोज लूप्स नहीं बनाती। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट ये करेंगी तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस होंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि दैट मीन्स अगर आप दो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो इन दोनों कर्व्स पे जो टेंजेंट है वो कैसा दिखेगा? इस कर्व पे टेंजेंट ऐसे होगा और इस कर्व पे टेंजेंट ऐसे होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल चार्ज से निकलने वाली लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो रिलेटिव क्लोजनेस है, राइट, या ये जितने जितने दूर चले जाते हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताते हैं उस रीजन पे। जैसे कि अगर मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके बनाऊं, और एरो दिखा देते हैं यहां पर, तो मैं कह सकता हूं कि जहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में गैप ज्यादा है, तो ये जो रीजन है ये मेरा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में गैप ज्यादा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में गैप रिलेटिवली कम है, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। अब कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच करेंगे कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। ठीक है, सो देखते हैं इसको। मान लीजिए मैं एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनाता हूं। तो एक मैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनाऊंगा और इसके अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी रेडियली आउटवर्ड, दे विल बी रेडियली आउटवर्ड बिकॉज कोई भी टेस्ट चार्ज आप जब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के विसिनिटी में रखेंगे वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वो रिपल्सिव बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड पॉइंट करेंगी, दे विल पॉइंट इनवर्ड, बिकॉज कोई भी टेस्ट चार्ज आप अगर यहां रखते हैं, जो कि टेस्ट चार्ज देखिए बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होता है, तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्शन फेस करेगा। अगर मैं दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ले लूं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो हम ये देखेंगे
क्योंकि ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कुछ उसी टाइप का शेप शो करेंगे। एक हमें ध्यान रखना है, जब हम कह रहे हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड एक सर्टेन मैग्नीट्यूड है, तो हमें जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम उसके थ्रू दिखाएंगे वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों कैपिटल क्यू के हैं, तो इनमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो आप सेम दिखाएंगे। देखिए दोनों में से मैंने 5 5 लाइंस दिखाई हैं। आप अगर किसी में से ज्यादा दिखा देते हैं तो वो लॉजिकली गलत हो जाता है, बिकॉज आपने मैग्नीट्यूड सेम दिखाया है। अगर इनमें से एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो आप बड़े वाले में से, बड़े वाले चार्ज में से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते। राइट? ये हो गया आपका दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के लिए लाइंस, देखिए आउटवर्ड जा रही हैं। एंड द लास्ट वन इज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? प्लस से माइनस की तरफ। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे करके लाइंस हमारी बन जाएंगी। आप देख सकते हैं मैंने ये जो लाइंस बनाई हैं सब में पॉजिटिव से लाइंस बाहर जा रही हैं एंड नेगेटिव में लाइंस अंदर को आ रही हैं। ठीक है? सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं इस वीडियो को। क्या क्या हमने पढ़ा है इसमें? कूलम्स लॉ, जिसमें कि फोर्स between two point charges is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। फ्री स्पेस में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q1 Q2/r²। किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बन जाएगा। जब हम इसका रेशियो लेंगे तो हम देखेंगे F0/Fm is your dielectric constant of the medium, which is the ratio of the permittivities epsilon/epsilon naught। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमने इसमें देखा कि कैसे करके एक सिंगल चार्ज पे आप नेट फोर्स निकाल सकते हो ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को रखने पे वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अ पर्टिकुलर चार्ज, दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, दैट इज KQ/r²। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं जिसका काम क्या होता है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना उस पॉइंट पे। राइट? ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होती हैं। ये इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। और जहां पे ये ज्यादा स्प्लिटेड रहती हैं वहां वीक फील्ड होती है, जहां पे ये ज्यादा क्लोज रहती हैं वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। एंड देन दीज आर द shapes of the electric field lines which are due to various charge configurations। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे होगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे। उससे पहले इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा डाइपोल का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक डाइपोल क्या होता है? अभी हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है। दिस इज अ डाइपोल। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे डाइपोल कहते हैं। इस डाइपोल में -Q +Q, अगर आप इस डाइपोल में -Q एंड +Q के बीच में डिस्टेंस डिफाइन करते हैं 2a, विच वी विल सी कि 2a हमने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि आगे के कैलकुलेशंस में हमें इसमें इजी पड़ेगा। तो एक क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट विच इज
a vector quantity pointed from negative charge to the positive charge. So the dipole moment P, it is equal to product of either of the charge times 2a. What is 2a? It is the डाइपोल लेंथ. डाइपोल में जो दो चार्जेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डाइपोल लेंथ. सो P इज इक्वल्स टू Q टाइम्स 2a. इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? इट विल बी चार्ज की यूनिट कूलम और 2a की यूनिट मीटर. इट इज कूलम मीटर, राइट? सो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू Q टाइम्स 2a, राइट? ये हमने डाइपोल डिफाइन कर दिया कि एक डाइपोल ये होता है और एक डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट होती है. सो ये P क्या चीज है? इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि एक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है? और ये स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके अराउंड जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट ओनली. So that's our topic for the next videos, which is your electric field calculation due to an electric dipole on its axial line and equatorial line. ठीक है? तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही. बाय बाय.